फ्रेंड, आज फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में स्टेडियम का साक्ष्य किस स्थल से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, यह आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और कांस्य जुगीन भी ये सभ्यता है, क्योंकि इस समय कांसे का आविष्कार हुआ। तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में स्टेडियम का जो साक्ष्य मिला है, ऑप्शन ए है धौलावीरा, बी है चान्होदरो, सी है लोथल और डी है मोहनजोदड़ो। तो धौलावीरा से स्टेडियम का साक्ष्य मिला है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेनसांग जो चीनी यात्री थे, किसके समय में भारत की यात्रा की थी, यानी किसके शासनकाल में वो भारत आए थे? ए हर्षवर्धन, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अजातशत्रु और डी अशोक। तो जो चीनी यात्री ह्वेनसांग थे, वे हर्षवर्धन के समय में भारत की यात्रा किए थे। याद रखने का सिंपल ट्रिक है, ह से ह्वेनसांग भी होता है और ह से हर्षवर्धन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ए प्रजापति गौतमी, बी यशोदा, सी चंपा और डी अम्रपाली। तो बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाली जो प्रथम महिला थी वो प्रजापति गौतमी थी, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और ये बुद्ध की मौसी भी है और सैतेली माँ भी है। और आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश को स्वीकृति दी, आनंद के कहने पर। तो ये पहली महिला थी जो बौद्ध धर्म को स्वीकार की। आगे चल के अम्रपाली भी बौद्ध धर्म को स्वीकार करती है, लेकिन प्रथम महिला प्रजापति गौतमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामों का गुलाम किसे कहा गया था? आप लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो स्टार्टिंग हुआ था, वो पहला जो वंश था, 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, तुगलक वंश था और सैयद वंश था और लोदी वंश था। तो 5 वंशों में जो पहला वंश है वो गुलाम वंश ही था। तो पहला गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक और उनका गुलाम था इल्तुतमिश, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ऑप्शन ए में मोहम्मद गोरी है, बी में ऐबक है, सी में बलबन है और डी में इल्तुतमिश है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो डी होगा, इल्तुतमिश होगा। और इल्तुतमिश से ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी कि उन्होंने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा भी किया था और शुद्ध अरबी सिक्का भी जारी किया था। और इक्ता व्यवस्था के जनक भी इल्तुतमिश को ही माना जाता है, जो सेना को नगद वेतन नहीं देके इक्ता दी जाती थी, भूमि दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र देते हैं। ए मुख्य न्यायाधीश को, बी राष्ट्रपति को, सी प्रधानमंत्री को और डी विधि मंत्री को। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, राष्ट्रपति को देता है। और इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? ए 42वां संविधान संशोधन, सी बी 44वां संविधान संशोधन, सी 61वां संविधान संशोधन और डी 50वां संविधान संशोधन। तो ये 42वां संविधान संशोधन इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन जो ये है। और ये 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था और इसमें पहली बार प्रियम्बल में भी संशोधन हुआ था और प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता जैसे अखंडता शब्द को जोड़ा गया था।
बहुत सारा संविधान में परिवर्तन हुआ था, इसी कारण इसको लघु संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता के किस स्वरूप को अपनाया गया है? ए इकहरी, बी दोहरी, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में जो नागरिकता का स्वरूप अपनाया गया हो एकहरी नागरिकता है, यानी ऑप्शन ए। और हमने इसको ब्रिटेन के संविधान से लिया है। दोहरी नागरिकता अमेरिका में होती है, वहाँ एक स्टेट के आप नागरिक होते हैं, दूसरा फेडरल के नागरिक होते हैं। लेकिन भारतीय संविधान में एकहरी नागरिकता अपनाई गई है, वो ब्रिटेन से अपनाई गई है। और भारतीय संविधान के भाग 2 के आर्टिकल 5 से 11 तक में नागरिकता की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम से, बी तरंग दैर्घ्य से, सी तीव्रता से और डी वेग से। तो प्रकाश का रंग जो निर्धारित करता है वो तरंग दैर्घ्य निर्धारित करता है, ऑप्शन बी वेवलेंथ से, यानी तरंग दैर्घ्य से प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ए प्रकाश परावर्तन, बी प्रकाश विक्षेपण, सी प्रकाश प्रकीर्णन और डी प्रकाश परिक्षेपण। तो सीवी रमन को प्रकाश प्रकीर्णन पर नोबेल पुरस्कार मिला था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और इनको नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था और इसी को ही रमन प्रभाव भी कहा जाता है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर वेंकट रमन इनका नाम था और 28 फरवरी को इनका जन्मदिन है और इसलिए 28 फरवरी को हम लोग विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और इन्हीं के भतीजे भी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भी थे, जिनको भौतिकी में ब्लैक होल थ्योरी के लिए भी उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ये चंद्रशेखर वेंकट रमन है और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे वो। नेक्स्ट है, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी हीलियम और डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो हीलियम को नोबेल गैस के रूप में भी जानते हैं, ऑप्शन सी। ये हल्की गैस होती है। इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वायुयान के जो टायर होते हैं उसमें भी हीलियम गैस भरा जाता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो गोताखोर होते हैं वो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रित रूप इस सिलेंडर में भर के गोता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? ए सूक्ष्म नलिका, बी न्यूक्लियोलस, सी गोल्जी काय और डी लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को एटम बम कहते हैं और लाइसोसोम को इसलिए कि ये कभी कभी खुद ही गल जाता है और पूरे सिस्टम को गला देता है, तो इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, एटम बम भी कहते हैं। और एटम बम, आत्महत्या की थैली, दोनों प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम आंसर है, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पौधे भोजन बनाते हैं तब उनके भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक कौन पहुंचाता है? ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी कैम्बियम और डी मज्जा। तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं, पत्ती बनाती है, तो उस भोजन को पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है, यानी ऑप्शन बी, ये भोजन पहुंचाता है। और जाइलम है वो जल और खनिज को जड़ से पौधे के अन्य भाग में पहुंचाता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसको भी याद रखना है। भोजन फूड होता है, ये फ्लोएम भी एप से होता है, फ्लोएम और फूड मिलान कर देना है। और जल और खनिज को जाइलम ले जाता है, तो ज से जाइलम भी होता है, ज से जल भी होता है, तो इस ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के यानी जीभ के, टंग के किस भाग में होती है? ए अगले भाग में, बी पिछले भाग में, सी पार्श्व भाग में और डी मध्य भाग में। तो
अगले भाग से इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, पार्श्व भाग से। और अगले भाग से मीठा और पिछले भाग से कड़वा का अनुभव होता है। और मध्य भाग जो जीभ का होता है वो टेस्टलेस होता है, यहाँ कोई स्वाद कलिका नहीं होती। यही कारण है कि हम लोग दवा को जनरली कहते हैं कि जीभ के बीच में रह के खाइए, क्योंकि वहाँ रखने पर वो कड़वा है या कैसा है भी है ये महसूस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन से संबंधित कौन है, यानी किस कल्चर में मधुमक्खी का पालन होता है। जैसे ऑप्शन ए है एपी कल्चर, बी है बीटी कल्चर, सी है सेरीकल्चर और डी है पैडोलॉजी। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन होता है एपी कल्चर में। बीटी कल्चर में अंगूर की खेती और उसका अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर में रेशम पालन से संबंधित है और पैडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी यानी मृदा उपयुक्त है। ए काली मिट्टी, बी में है रेगुड़ मिट्टी, सी में है काली कपासी मिट्टी और डी में है सभी। तो इसका सब आंसर जो होगा ना वो होगा सभी। और ये काली मिट्टी का ही नाम है, काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है और इसी को काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। और रूस की एक मिट्टी है चरनोज़म मिट्टी, उससे इसकी तुलना भी की जाती है। और ये जो काली मिट्टी है वो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश का कुछ एरिया यानी दक्कन का ट्रेप जो है, दक्कन के पठार पर ये मिट्टी पाई जाती है और ये लावा से निर्मित मिट्टी होती है। इसमें जब ये सूखती है तो मोटी मोटी दरारें फट जाती है। यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। ये मासिनराम, बी चेरापूंजी, सी लेह, डी दार्जिलिंग। तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मासिनराम में होती है, ऑप्शन ए। और मासिनराम से पहले जो चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती थी और लेह में भारत में सबसे कम वर्षा होती है। और मासिनराम और चेरापूंजी ये दोनों मेघालय में है। और मासिनराम में ज़्यादा वर्षा होने का कारण है कि जो यहाँ है गारो, खासी और जयंतिया, ये दोनों पहाड़ी के बीच में स्थित है और ये तीनों पहाड़ी की स्थिति इसको कीपाकार बना देती है, जिसमें मानसून फंस जाता है, वो निकल नहीं पाता है, इसीलिए वहाँ बारिश होते रहती है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो लेह में होती है, ये लद्दाख यूटी में है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादक देश कौन है। ए चीन, बी मैक्सिको, सी अमेरिका और डी भारत। तो चांदी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मैक्सिको करता है, ऑप्शन बी। और बहुत दिन से नंबर 1 पर मैक्सिको ही है। सोना के उत्पादन में अभी चीन का प्रथम स्थान हो गया है। अभ्रक के उत्पादन में विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप किस नदी पर है। मांजुली जो नदी द्वीप है यह किस नदी पर है। ए नील, बी ब्रह्मपुत्र, सी कांगो और डी अमेजन। तो जो मांजुली द्वीप है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इसीलिए ऑप्शन में विश्व की नदी का भी नाम मैंने दे रखा था। और ब्रह्मपुत्र से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ये तिब्बत के मानसरोवर झील से चुमिन और डुंग हिमनद से निकलती है और जब ये अरुणाचल में आती है तो वहाँ इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल में जब आती है तो वहाँ दिहांग के नाम से इसको जाना जाता है और असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है और गंगा जब बांग्लादेश में जाती है तो उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब जो दोनों जब साथ में मिल जाती है तो भी दोनों की संयुक्त को धारा को मेघना भी कहा जाता है और वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन ब्रह्मपुत्र से पूछे जाते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा, वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का ही डेल्टा है और डेल्टा नदी अपने प्रौढ़ावस्था में बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ए कैस्पियन सागर, बी लेक सुपीरियर, सी चिल्का झील और डी ईरी झील। तो विश्व की सबसे बड़ी झील है वो है कैस्पियन सागर,
ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और विश्व की, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यानी फ्रेश वाटर की झील, तो उसमें आंसर हो जाएगा लेक सुपीरियर। ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, अमेरिका की ये झील है। और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील ये उड़ीसा में है, यहाँ नेवी का नौसैनिक अड्डा भी है और इस झील में झींगा मछली पालन भी होता है। और भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की अगर फ्रेश वाटर की झील तो वो बुलर झील है जो जम्मू कश्मीर में है। ईरी झील भी अमेरिका में ही है। अमेरिका में 5 महान झील है, उसमें ईरी भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम में होता है, यानी वहाँ सूर्य उदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूर्व में होता है। ए शुक्र, बी अरुण, सी दोनों और डी में वरुण है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी दोनों होगा। यानी शुक्र और अरुण दोनों पर सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूर्व में होता है, क्योंकि ये दोनों ग्रह है और 2 ग्रहों के विपरीत घूमते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? ए गंडक, बी जमुना, सी गोमती और डी सोन। तो गंगा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है जमुना नदी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्र इसलिए लंबी नहीं हो पाती है ना कि वो तिब्बत से निकलती है, इसीलिए बहुत सारा एरिया उसका उधर पड़ जाता है। हाँ, वो भारत की सबसे चौड़ी नदी है और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, गंगोत्री से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 25 किलोमीटर है और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी जमुना है। नेक्स्ट है, किन शासकों के दरबार में नवरत्न थे? ए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, बी अकबर, सी दोनों और डी समुद्रगुप्त। तो इसका भी जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, दोनों। भारत के 2 शासक हैं जिनके दरबार में नवरत्न थे, एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और दूसरा अकबर। दोनों के दरबार में नवरत्न रहते थे और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न में कालिदास प्रमुख थे, अमर सिंह थे, भटारक थे, छेपक थे, बैताल भट्ट थे। जबकि अकबर में बीरबल थे, मान सिंह थे, अब्दुल फजल थे, मुल्ला दो प्याजा थे, तानसेन थे। ये 2 शासक है जिसके दरबार में नवरत्न थे। बाकी भारतीय इतिहास में कोई ऐसा शासक नहीं है जिसके दरबार में नवरत्न थे। ओके फ्रेंड, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।